सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। तो ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट बोले या लगभग हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसको पढ़ के आप कह सकते हो कि आपने कंप्लीट संस्कृत व्याकरण ग्रामर पढ़ लिया है। वो आज हम ऑफिशियली कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम लोग चालू करते हैं। समास कल पढ़ लिए थे और आज हमारी बारी है कि हम दो टॉपिक्स मेन फोकस करेंगे आज, जिनमें से एक हमारा टॉपिक रहेगा उपपद विभक्ति और एक हमारा टॉपिक है समय। इसे समय लिखना हमको घटिका घटिका लिखना मतलब घड़ी में जो समय लिखता है वो कैसे पता करना है, संस्कृत में उसे कैसे बोलेंगे। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स है। पीडीएफ मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। पीडीएफ देख के आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर बुक्स में टॉपिक्स ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसे कोई प्रॉपर वो है नहीं टॉपिक, लेकिन आता है उसका वर्णन भी कई जगह, तो वो हम देख लेते हैं। उपपद विभक्ति एज सच कोई प्रॉपर टॉपिक का नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए हमने उपपद विभक्ति का नाम दिया है। उपपद विभक्ति का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर विभक्तियों में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको याद रखना है कि कौन सी विभक्ति में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। पहले मैं आपको बता पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस विभक्ति में कौन से शब्द हैं और फिर इनका प्रयोग कैसे होता है, आपको बता दूंगा मैं। जय जिनेन्द्र। चलिए देखिए इधर। यह उपपद विभक्ति द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होती है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति क्योंकि कर्ता अर्थ में होती है, तो प्रथमा में कोई भी वर्ड का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो कर्ता बनती है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है वो देखिए। अभीतः, सर्वतः, उभयतः, फिर अभी तक दो बार लिखा हो गया है, समया, निकषा, विना, प्रति, हा और धिक। ये सारे शब्द अगर किसी भी वाक्य में आए हैं तो इनके साथ में जो शब्द लगेंगे उनका प्रयोग द्वितीय विभक्ति में होगा। कैसे होगा कि मान लीजिए आपको जब क्वेश्चन आएगा, हम पेपर डिस्कस भी करेंगे ऑल संडे को, फिर भी बता रहा हूं। अगर आपको कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको उचित विभक्तियों का प्रयोग करना है और आपको लिखा है डैश अलम, ठीक है, या फिर अलम छोड़िए, अभी है डैश समया, तो डैश समया लिखा है मतलब समया शब्द होने से ऑप्शन में से आप कौन सी विभक्ति चूज करोगे कि जिस विभक्ति में द्वितीय विभक्ति का, जिस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया हो उसको आप चूज करोगे, ठीक है। जैसे सर एक, हाँ बोलिए। सर मैंने मोबाइल से चालू किया है, मेरा स्क्रीन बहुत छोटा है, मुझे एक आईडी दीजिए ना, पासवर्ड आईडी। मैंने भेज दिया है ग्रुप पे, अपने ग्रुप पे भेज दिया है मैंने, संडे नहीं सर, आफ्टरनून मैंने भेजा ना। मुझे नहीं मिला है सर, चलिए मैं भेजता हूँ, है ना, मैं भेज क्योंकि रहा हूँ। मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी है तो ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, मैंने वीकडे वाले में भेज दिया है, मैं भेज रहा हूँ संडे वाले में भी।
हाँ भेज दिया मैंने। चलिए। सो अगर आपको उचित विभक्ति वाले शब्दों का प्रयोग करने को कहा जाए तो आपको बस ये यहाँ पर देखना है कि अगर उस वाक्य में समया शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसके आसपास कौन सा विभक्ति का शब्द आएगा, द्वितीय विभक्ति का शब्द आएगा। अगर है नमति, ऐसे इसमें लिखा नहीं है लेकिन एक शब्द होता है आपका नमति, ठीक है, नमति। तो नमति शब्द में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है नमति शब्द के साथ। फिर त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लय प्रत्यय, इन प्रत्ययों के कोई शब्दों का प्रयोग अगर किया गया तो वहां पर किसकी प्रेफरेंस रहेगी, द्वितीय विभक्ति की। फिर उप, अनु, अधि, आ, प्रति, ये सारे जो उपसर्ग है इन सब उपसर्गों का जहां जहां भी प्रयोग होता है वहां पर कौन सी विभक्ति मूल होती है, द्वितीय। ठीक है, इस तरह से ये सारे कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग द्वितीय विभक्ति में होता है। तृतीय विभक्ति देखिए, तृतीय विभक्ति सर में हाँ बोलिए। सर कौन सा चालू है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति सर हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने पीडीएफ भी भेजी थी। तो उसमें उपपत्ति। उपपद विभक्ति, इसमें ऐसा होता है कि कौन से विभक्ति में कौन कौन से शब्दों की मुख्यता होती है कि अगर ये शब्द वाक्य में आए हैं और इसके आगे पीछे डैश अगर आपको फिलअप करने को कहा गया है तो इन शब्दों के आगे पीछे आपको ऑप्शंस में से उसी विभक्ति का शब्द का चूज करना है। ठीक है, तृतीय विभक्ति के शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। सह, साकम, समम, सार्धम, ये सारे हम पढ़ चुके हैं जब हम उपसर्ग पढ़ रहे थे, अव्यय पढ़ रहे थे। सदृशम, विना, हीनः। फिर अंग विकार मतलब शरीर का कोई भी अंग अगर है, ठीक है, दांत है, होंठ है, आंखें हैं, उन सब में आपका तृतीय विभक्ति की उसमें आपका मुख्यता रहेगी। फिर अलम, अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय। अगर अलम के बाद डैश है तो डैश में कौन सी विभक्ति का शब्द आएगा, तृतीय विभक्ति का। और अगर अलम के पहले भी डैश है तो भी कौन सी विभक्ति का शब्द आएगा यहाँ पर, तृतीय का, क्योंकि यहाँ पर शब्द दिया हुआ है अलम और अलम की विभक्ति आती है आपकी तृतीय। फिर चतुर्थ विभक्ति के शब्द कौन कौन से हैं, नमः। अब ध्यान दीजिए, नमति जब हम बोलेंगे नमति तो वो द्वितीय विभक्ति का शब्द है, नमति द्वितीय विभक्ति का है। लेकिन अगर हम बोलेंगे नमः तो नमः आपका चतुर्थी विभक्ति का शब्द होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। नमः के योग में, जैसे अगर आपने बोला डैश नमः और आपको लगाना है गुरु, तो क्या लगाओगे, गुरुवे। गुरुवे नमः। लेकिन अगर आपको बोला है डैश नमति तो क्या गुरुम बोलोगे, नमति। गुरुम नमति। ठीक है, तो नमति और नमः शब्द का इस प्रकार से प्रयोग होता है। फिर स्वाहा, स्वधा, पशट, हितम, अलम। अब अलम के योग में तो तृतीया भी थी और यहाँ पर आपको बता दिया कि चतुर्थी विभक्ति भी अलम के योग में हो सकती है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि कहाँ पर आपको तृतीया लगानी है और कहाँ पर चतुर्थी लगानी है। तो अगर अलम के बाद में डैश और सीधा वाक्य खत्म हो रहा है, पूर्ण विराम है, तो आपको तृतीय विभक्ति का शब्द लगाना है। लेकिन अगर प्रथमा विभक्ति का कर्ता का प्रयोग किया गया है और बीच में डैश है और बाद में अलम शब्द है तो चतुर्थी विभक्ति का शब्द आपको लगाना है। क्या नियम बोला, अगर ओनली अलम शब्द है और उसके बाद में डैश करके फुल स्टॉप कर दिया, पूर्ण विराम लगा दिया, तो आप तृतीय विभक्ति का शब्द लगाओगे। लेकिन अगर प्रथमा विभक्ति का कर्ता है, बीच में डैश और बाद में अलम है, तो फिर आप क्या लगाओगे, चतुर्थी विभक्ति का शब्द आपको वहां पर लगाना है। ये कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देना दोनों का। जैसे मैंने बोला रामः डैश अलम, ठीक है, इतना मैंने बोला, तो फिर आप क्या लगाओगे, चतुर्थी विभक्ति लगाओगे। और अगर मैंने बोला रामः अलम डैश तो क्या लगाओगे, तृतीय विभक्ति का तृतीय शब्द विभक्ति। लगाओगे, ऐसा। और बाकी इन सब के एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे जब पेपर सॉल्व करेंगे उसमें, तो आपको समझ आएगा। ट्राई करना कि आप लोग शब्द वगैरह याद कर सको किस विभक्ति में कौन से शब्द होते हैं।
पंचमी विभक्ति के शब्द है आपके बहिः, प्राक, पूर्वम, विना, ऋते, अनंतरम और इतर। अब यहाँ पर जो विना शब्द है ये 3 विभक्तियों में आता है, द्वितीय में भी आता है, तृतीय में भी आता है और पंचमी में भी आता है। तो इसके साथ आप किसी का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। कोई भी आप चाहो तो ऑप्शन में अगर द्वितीय का शुरू द्वितीय का लगा दो, तृतीय का है तृतीय का लगा दो, पंचमी का है पंचमी का लगा दो। ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑप्शन में तीनों के दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। तीनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग ही वहां पर आपको करना है बिना के योग में। तो बिना के योग में कौन कौन से आता है? द्वितीय, तृतीय और पंचमी। हाँ। आगे षष्ठी विभक्ति देखिए, षष्ठी विभक्ति के शब्द कौन कौन से हैं? ऊपरी, अधः, पुरतः, वामतः, दक्षिणतः, कृते, समक्षम, अंतः, हे तो, हेतु हो, ठीक है। हेतु, हेतु मतलब हेतु, हेतु पढ़ा है ना आपने न्याय में, तो हेतु हो। इन सभी शब्दों में आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपरी के साथ मतलब शायद दिशावाचक शब्द है, ऊपरी, अधः, पुरतः, वामतः, दक्षिणतः, कृते, समक्षम, अंतः और हेतु। बीच बीच में विभक्तियों के बाद में ये ब्लैक कलर से धातुएं लिखी हुई हैं, तो इनका मतलब है कि इन धातु के साथ में ये विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो अगर आप देख सको देख लेना, नहीं तो मेन मेन शब्द तो आप याद रखना ही, जो ब्लू पेन से ब्लू इंक से लिखा हुआ है। और ये एक आपके लिए आइडियल होना चाहिए कि आपको ऐसे नोट्स बनाने चाहिए, तब संस्कृत समझ में आएगा। सुनने से संस्कृत ना आज तक किसी को आई है ना कभी आएगी, लिख के ही संस्कृत समझ में आई है, ये नियम है, रूल है। सप्तमी विभक्ति के शब्द कौन कौन से हैं? कुशलः, निपुणः, पटुः, प्रवीणः, दक्षः, मतलब जो तारीफ करने वाले शब्द होते हैं, किसी को अपलोड करने वाले शब्द है, वो सारे सप्तमी विभक्ति के शब्द है। चतुरः, श्रेष्ठः, साधु, ठीक है, और असाधु। साधु मतलब अच्छा, असाधु मतलब जिसने बुरा कार्य किया हो, किसी की बुराई करना, तो जो किसी के कैरेक्टर को डिसाइड करता है, ऐसे नेचर को डिफाइन करने वाले शब्दों का प्रयोग कौन सी विभक्ति में होता है? सप्तमी में। ये आपको याद रखना है कि इन शब्दों का प्रयोग विभक्ति में नहीं होता। कुशला का प्रयोग सप्तमी विभक्ति में नहीं होगा, कुशलः के साथ में जो शब्द आएगा उस शब्द का प्रयोग सप्तमी विभक्ति में होगा। इन शब्दों के आगे पीछे शब्द जो लगेंगे उनका प्रयोग विभक्ति में होगा। कुशला को सप्तमी विभक्ति में कुछ नहीं करना है आपको, कुशला तो एज इट इज कुशला ही लिखा रहेगा वाक्य में, लेकिन इसके आगे पीछे जो आप वर्ड चूज करोगे वो वर्ड आपका उस पर्टिकुलर विभक्ति में होगा जिस विभक्ति में ये शब्द है। क्योंकि हमने बोला ना, कुशला का प्रयोग नहीं सप्तमी विभक्ति में, कुशला के योग में, मतलब उसके साथ में जिस शब्द का प्रयोग होगा उसका वो विभक्ति होगी, जो हमने अभी अलग अलग विभक्तियों में शब्दों को पढ़ा है। ठीक है, याद करने वाली चीज है और इसमें कोई भी चीज नहीं है। तो उपविभक्ति मतलब होता है फिक्स्ड, कि इन शब्दों के साथ यही वाली विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को उपविभक्ति वाला शब्द कहते हैं। बस इतना टॉपिक था, खत्म। कुछ पूछ रहे हैं किसी को इस टॉपिक में? सर ये उपपद विभक्ति जो आपने बताया, तो ये जो 2 पद बताए जैसे अलग अलग, प्रद्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मतलब जो शब्द उसके अंदर डिफाइन किए हैं, तो उन्हीं शब्दों को उसके आगे पीछे जब भी आएगा वो शब्द, तो इन शब्दों के आगे पीछे जो शब्द आएंगे, मतलब हाँ। आगे या पीछे, दोनों तरफ नहीं कह रहा हूं मैं, आपको डैश करके शब्द लिखे मिलेंगे, तो उसको फिलअप आपको किसमें करना है? उस विभक्ति के शब्द वाले फिलअप करना है। बाकी जब पता नहीं मुझे, अगर आप लोग ने एनसीईआरटी के पेपर वैसे तो नहीं देखे होंगे, तो उसमें उचित विभक्ति का प्रयोग करने के जब क्वेश्चन आते हैं कि सही विभक्ति चूज करो, तो वो इसके आधार से होते हैं। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं आपका टॉपिक समय लेखना। ये भी छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा है, तो 1 पेज का टॉपिक है। मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। एक बात आप समझिए कि जो अभी हम समय लेखना देख रहे हैं, घड़ी का जो समय होता है उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बताएंगे कि 8:25 को क्या कहते हैं या 8:31 को क्या कहते हैं, ऐसा नहीं बताएंगे। एग्जैक्ट 4 यूनिट्स आपको बताएंगे
ये 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, उसको क्या बोलेंगे? 6:15 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? 6:30 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? और 6:45 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो क्या बोलना है, कैसे क्या बोलना है? 4 वर्ड आपको याद रखने हैं। अब यहाँ ये पूर्ण समय लिखा हुआ है, पूर्ण समय की जगह आप याद रखो वादनम। क्या याद रखना है आपको? वादनम। मतलब अगर एग्जैक्ट 1 घंटा पूरा हो गया है तो आपको बोलना है वादनम। जैसे 7 बजे हैं तो क्या बोलोगे? सप्तवादनम। 2 बजे तो क्या बोलोगे? द्विवादनम। 4 बजे तो क्या बोलोगे? चतुर्वादनम। चत्वारि चतवार, ठीक है, चतवार को संधि करके बोलना है तो वैसे भी बोल सकते हो। 5 बजे तो पंचवादनम। ठीक है, तो आपने जो गिनतियां याद की ना 10 तक, बस उन गिनती के बाद में आपको वादनम शब्द लगा देना है। ठीक है, 3 बजे तो त्रिवादनम। ठीक है, ये हो गया। अगर 15 मिनट्स हो गए हैं, 6:15 हो गए, 7:15 हो गया, तो क्या बोलना है आपको? सपाट। क्या वर्ड याद रखना है? सपाट। बताऊंगा इसको कैसे बोलना है। अगर आधा घंटा हो गया तो आपको बोलना है सार्ध। और पौन घंटा जो हम कहते हैं 45 मिनट्स अगर हो गए तो पादोन। तो 60 मिनट्स के लिए वादनम, 15 मिनट्स के लिए सपाद, 30 मिनट्स के लिए सार्ध, और 45 मिनट्स कर लो इसको। 15 मिनट मतलब यहाँ पर लिखा है बचे हुए हैं, तो इसको आप कर लो 45, उसका मतलब होता है पादोन। वैसे राउंड फिगर आपको याद करने हैं, देखते हैं कैसे बोलोगे आप। 6 बज गए हैं षटवादनम, 2 बज गए हैं द्विवादनम, 5 बज गए तो पंचवादनम। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, जितने बज गए वो और बाद में वादनम। अगर 15 मिनट ज्यादा, उसको हम सवा कहते हैं, 6:15, 1:15, 2:15, 3:15, तो पहले सपाद बोलोगे और बाद में 15 मिनट हो गए 15 के लिए सपाद, और बाद में बोलोगे एक वादनम। सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम। आपसे पूछा 8:15 को क्या बोलते, तो क्या बोलोगे? सपाद अष्टवादनम। 9 बजे को क्या बोलोगे? सपाद नववादनम। ठीक है, समझ आ गया? आगे अगर आधा घंटा हो गया, 6:30, 5:30, 3:30, तो 3:30 को क्या बोलोगे? सार्ध त्रिवादनम। सार्ध वर्ड आ गया यहाँ। 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम, 6:30 को सार्ध षड्वादनम। ठीक है, 7:30 को क्या बोलोगे? सार्ध सप्तवादनम। 9:30 को क्या बोलोगे? सार्ध नववादनम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, इसमें सिंपल है। अगर 45 मिनट्स हो गए हैं, हम पौन घंटा कहते हैं, 6:45, 7:45, 9:45, 10:45, तो क्या बोलोगे? 4:45 पादोन पंच। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पंचवादनम, चतुर्वादनम क्यों नहीं? क्योंकि इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? 4:45, है ना, हिंदी 4:45 कहते हो ना, इसलिए इसको पादोन पंचवादनम नहीं बोलना। अगर 4:45 है तो एक नंबर ज्यादा, पादोन पंचवादनम। 6:45 है तो पादोन सप्तवादनम। 10:45 है तो पादोन एकादश वादनम। अगर 10:45 को आपने पादोन दश वादनम बोल दिया तो गलत हो जाएगा। 10:45 को आपको क्या बोलना पड़ेगा? पादोन एकादश वादनम। ठीक है, इतनी बात आपको ख्याल में रखनी है, बस इतना ही है। वो एग्जैक्ट संस्कृत में ना 10th क्लास तक भी कोर्स में नहीं है, और 11th से संस्कृत बदल ही जाती है। तो संस्कृत में ये 4 यूनिट्स आपको याद रखनी है, वादनम, सार्ध, सॉरी वादनम, सपाद, सार्ध और पादोन। रूल क्या है एक, जब हम समय को अकेले लिखते हैं तो वादनम लिखा जाता है। अगर आपसे बोला 6:45 डैश, 7:30 डैश, 8:15 डैश, तो आप लिख दोगे। लेकिन जब आप इसका वाक्य में प्रयोग करते हो तो वादने लिखोगे। जैसे मैंने कहा मैं 7 बजे घर से आता हूं, तो अहम सप्तवादनम नहीं लिखोगे आप, अहम सप्तवादने लिखोगे जब सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हो। अभी 6:30 हुए हैं तो अद्य सार्ध षड्वादनम लिखना पड़ेगा, सॉरी षड्वादने लिखना पड़ेगा, षड्वादनम नहीं लिख सकते। तो अगर आप पूरे पूरे वाक्य में इनका यूज कर रहे हो सेंटेंसेस में, तो वादनम की जगह क्या लिखना है? वादने। और अगर नहीं प्रयोग कर रहा है आप सेंटेंस में, ओनली यूनिट लिख रहे हो कि इतने बजे हैं, तो आपको वादनम लिखना है।
एक और बात, जब पूरा पूरा घंटा हो गया है, 6 बज गए, 2 बज गए, 5 बज गए, तो षडवादनम जोड़ के लिखा है, द्विवादनम एक शब्द कर दिया, पंचवादनम एक शब्द कर दिया। लेकिन अगर सवा बज गए हैं, आधा घंटा हो गया या 45 मिनट बाकी है, तो वादनम के बीच में और सपाद सार्ध पादोन के बीच में क्या है, गैप है। तो तब आपको इनको एक शब्द बनाकर नहीं लिखना है। ओनली जब पूरा 1 घंटा पूरा हो जाता है तब आपको इसको एक बना करके लिखना है। सर ऑड यूनिट्स के लिए? और यूनिट्स मतलब जैसे मतलब 6:21, 7:05, 6 हाँ मिनट। वो ऐसा है, 5 7 उसके लिए 1 ऐसा 3 है, 5। वो ऐसा है, उसके लिए इसमें 6 क्यों बज के नियम 10 नहीं है मिनट कि क्योंकि संस्कृत व्याकरण में मात्र ये 4 चीजें ही हैं, पूरा 1 घंटे का, सार्ध का, सपाद का और पादुन का। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि 7:05 हुए हैं, तो फिर आपको ऐसा तोड़ के बोलना पड़ेगा 7:05। तो मिनट के लिए जो संस्कृत में यूज करते हैं ना हम, वादनम, वही आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करते संस्कृत में कभी, तो बोलने में प्रॉपर वो आ भी नहीं पाएगा। इसलिए आपको सिर्फ ये 4 यूनिट्स, मेन यूनिट्स याद रखनी है। सर ठीक है, होता है सर इसके लिए 11 भी। हाँ बोलिए। सर 11:45 को क्या बोलेंगे? जब अगर हिंदी 10:45 वहाँ पे एकादश वहाँ पे यूज होगी, एकादश हाँ 11 होता, तो द्वादश, 11:45। द्वादश द्वादश वादनम। द्वादश वादनम हो जाता है ना, 12 के लिए हो जाता है। फिर वो 1 यूनिट आगे का बोलना है, 1 नंबर आगे का बोलना है, अच्छा जब अच्छा 45 मिनट्स होता है ऐसा। अच्छा। हाँ, और जो टेक्निकल टर्म मतलब है 421, उसके लिए भी होता है, लेकिन उतना डीप में जब वो पादोन और तोड़ के उसको बोलते हैं, उतना भी आपको नीड नहीं है। ठीक है, सर और मैंने 1 सेकेंड इससे क्वेश्चन आंसर्स भी देखे थे, तो उसमें सीधे स्ट्रेट आपसे पूछा है 5:15 को क्या बोलते हैं, 6:30 को क्या बोलते हैं। तो इतना बहुत है अभी आपके लिए, है ना, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब बोलिए कौन क्या बोल रहा था। हाँ मैं बोल रही सर, संध्या बोल रही। हाँ, सर 12:45 को क्या बोलेंगे? तो वो एक आगे अब बढ़ाएंगे तो फिर कौन एक तो बोलते ना उसको, आप तो बोल दो पादोन एक वादनम। पादोन एक वादनम। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, हो गया ठीक है, क्लियर। थैंक यू सर सर। दोपहर के और सुबह के वो नहीं, दोपहर उससे का अंतर नहीं पड़ता इसमें, वो तो आप सुबह का 1:15 की सपाद एक वादनम है, और जो दोपहर का 1 बजे, रात का 1 बजे, वो भी सपाद एक वादनम है। एएम अच्छा पीएम का सिस्टम, इसमें आप प्रातः बोल दो, प्रातः। प्रातः सपाद एक वादनम, रात्रौ सपाद एक वादनम, ऐसा अंतर आ जाता है। बाकी वो लिखने का तरीका सेम रहेगा उसमें। अब आप रात को 1:15 को भी 1:15 कहते हो, और दोपहर को भी 1:15 कहते हो, बस एएम पीएम का अंतर आता है। वैसे ही यहाँ पर प्रातः और रात्रि करके अंतर आ जाएगा। ठीक है, बस ये आउट ऑफ द कोर्स था, मतलब ये एग्जाम वगैरह में कहीं भी मैंने नहीं दिया है, लेकिन छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने कहा मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, समझ गए, इसमें तो कुछ समझने का था नहीं। अब क्या छुट्टी? छुट्टी नहीं, थोड़े से सर बात से क्वेश्चन। हाँ, उपपद विभक्ति को मतलब क्या, उसकी क्या डेफिनेशन? डेफिनेशन नहीं है, हर ग्रामर में आपको डेफिनेशन नहीं समझनी चाहिए, कोई डेफिनेशन नहीं है। विभक्ति मतलब वही कि फिक्स्ड शब्द जो है, जिस विभक्ति का जो शब्द होता है उन्हें उपद विभक्ति कहते हैं। डेफिनेशन का क्या करोगे आप, कुछ काम ही नहीं डेफिनेशन का। वाच्य के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, क्योंकि वाच्य टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझने लायक टॉपिक है, तो इस पे क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं डिस्कस। करें हैं कि नहीं? क्वेश्चन आंसर्स करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने वाच्य क्वेश्चन वापस डाल दिए पेपर में, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया आप लोगों पे कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, इसलिए, वरना मैंने हटा दिए थे। सच में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, योगिता जी शुरू करें आपसे। आपकी तो क्लास थी आज, आप कैसे आ गए? आई थिंक अनम्यूट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अभिलाषा जी आपसे शुरू करते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हो गया unmute हो गया। हाँ, योगिता जी बोल रहे हैं, अभिलाषा जी इसके बाद वाला। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और करिए आंसर।
उदाहरण मनुसृत्य यथा निर्दिष्ट वाच्य रॉन्ग, गलत, 0 नंबर दूंगा मैं रीडिंग में। पहले उदाहरण, मनुसूत्र गलत, उदाहरणम, मनुसृत्य उदाहरणम, संधि से पढ़िए, आपको ताकि पढ़ना है, उदाहरणम अनुसृत्य, ऐसे, है ना। आप खुद ही सोचो, उदाहरण आप बोल रहे हो मनुसृत्य, मनुसृत्य का क्या मतलब होता है? कोई मतलब ही नहीं होता। उदाहरणम अनुसृत्य, ठीक है। हाँ, आगे। यथा निर्दिष्टम वाच्य परिवर्तनम कुरुत। हाँ, जैसे इन्होंने जो लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है जो, उसमें आपको उसमें से कन्वर्ट करना है या उसमें लिखा हुआ है? कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करना है, जो ऊपर वाले को कन्वर्ट करना नहीं है। नहीं, जिसमें लिखा हुआ है, जो मतलब ब्रैकेट में लिखा है वो उसमें उसका कन्वर्ट है। करना है। हाँ, उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने उल्टा दिया, मतलब एग्जाम्पल में ऊपर उल्टा दे दिया कि रामा गृहम गच्छति कर्तृवाच्य का वाक्य है, ठीक है। जब ये कर्मवाच्य में बनेगा तो रामेण विभक्ति तृतीया हो जाएगी, रामेण। और कर्म कौन सी भक्ति में हो जाएगा? प्रथमा, है ना। तो ग्रहम हो गया। और मैंने आपको बताया धातु में क्या लग जाएगा? य, तो गम्यते, ठीक है। इस तरह जब से आपको कन्वर्ट करना है। देखते हैं, सीधा आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन करिए। ये पायसम माने क्या होगा? कहाँ कहाँ? एग्जाम्पल में ये कमला कमला पायसम। ये पायसम मतलब होता है आपका चावल, पयस, पयस शब्द से बना है पायस, तो पकाना, और उनको कमला चावल पका रही है, ऐसा। ठीक है। चलिए सर योगिता जी। अनुसृत्य की हिंदी क्या करेंगे कि अनुसरण अनुसार, करते हैं? अनुसार, अनुसार, उदाहरणों के अनुसार। हाँ योगिता जी, शुरू हो जाइए। पहला, अहम कार्यम कृतवान। कार्यं कृतवान, कृतवान, कृतवानम। पहले तो कर्ता को बदलो तृतीया में, क्या हो जाएगा? अहम का तृतीया किसको पता है? मया। माया, माया। ठीक है, माया। ये थोड़ा सा कॉमन है। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको शब्द रूप याद नहीं है, मैं, क्योंकि मैंने अस्मत् शब्द रूप ऐसे पता नहीं दिए कि नहीं दिए हैं, तो याद होने चाहिए, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। लेकिन अहम का माया कॉमन हो तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। डोंट वरी, मैंने क्वेश्चन ही डाले अस्मत् शब्द रूप के। माया, ठीक है। कर्ता को तृतीय में बदल दिया, अहम का माया। अब आगे कर्म को प्रथमा का करो, कार्यम का क्या होगा? कार्यम का कार्यम। कार्यम कार्यम ही रहेगा, ठीक है। मया कार्यम। कृतवान का क्या करोगे? मया कार्यम कृत कृतम। क्रियते, कर्मवाच्य क्रियते, सर क्रियते। ठीक है, सुना मैंने। और कोई बताना चाहेगा? और कुछ? आशीष जी, आपने क्या सर किया? ये जो पीछे इसके कृतम। पीछे एग्जाम्पल दिए मैं उस हिसाब से तो कृतवते होना चाहिए। कृत, अच्छा, जो ऊपर एग्जाम्पल दिया है आप उसके हिसाब से कह रहे हो? ये जो एग्जाम्पल दिया है इसमें, इसमें तो करोति का पीछे क्रिया लिखा है, लेकिन नोट्स में नहीं दिया हुआ सर ये इस तरह से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। ठीक है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो आंसर? मैंने तो या कृतम किया है। कृतम क्यों? कृतवते। कृतम क्यों? नपुंसक लिंग में, क्योंकि कार्य नपुंसक लिंग का शब्द है, तो उसके हाँ हिसाब से वो हाँ, धातु वेरी लगाया है। गुड। हाँ, शाबाश, है ना। नपुंसक लिंग के हिसाब से कृतम लगाया है, वेरी गुड। और प्रथमा व्यक्ति में लगाना है, मतलब धातु प्रथम पुरुष में, तो कर्म वो कृतम वाच्य है लग जाए। क्योंकि। शाबाश, है ना। कृतम सही है, सही है, ठीक है। अहम, सॉरी, मया मया, कार्यम कृतम। हाँ, कृतम, ठीक है। मया मतलब मेरे द्वारा कार्य किया गया, ऐसे। शाबाश। चलिए आशीष जी, करिए जरा। त्वम पुस्तकम पठितवान, इसको कर्म वाच्य में बदलना है। त्वया पुस्तकम पठितम। ठीक है, ऊपर जैसे ही हो जाएगा, तो या पुस्तकम पठितम। अभिलाषा जी शायद डिसएग्री कर रही हैं, कुछ और किया है क्या आपने? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका आवाज नहीं आ रही है।
अभिलाषा जी, आई थिंक आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा या कुछ। नहीं आ रही आवाज। नहीं नहीं, चलिए देखिए, जो भी आई आता मुझे पूछ लेना बाद में, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? ठीक है। त्वया पुस्तकम कृतम, सॉरी पठितम। पठितम। आगे क्या होगा? सह गायती। सह का तो तेन हो जाएगा। कौन से और वाक्य में कन्वर्ट गायती कर रहे हो इसको आप? सह गायती को, हाँ। भाववाच्य में, भाववाच्य में। तो ये तो ऑलरेडी भाववाच्य में है ना, शायद नहीं है क्या? नहीं, ये भाववाच्य हाँ, नहीं है, शाबाश। कर्तृवाच्य है। मैंने आपको भी बताया था कि कर्तृवाच्य है तो उसका कोई नियम नहीं है कि उसमें कर्म होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता हमारा प्रथमा विभक्ति का है। तो मतलब ये हमारा कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य ही। भाववाच्य। मतलब ये है अभी कर्तृवाच्य में, इसको कन्वर्ट हम करेंगे किसमें? भाववाच्य में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है। तेन, आगे गायते। ठीक है। गायते या गायती? गायती क्यों? भाववाच्य में तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया हाँ, रहती है ना। शाबाश, है ना? चाहे कर्ता आपका किसी किसी भी वचन में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको हम एक वचन का ही रखेंगे। तो और तेल गायती, गायते में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आशीष जी, अगर हम गायते करते तो वो फिर कर्मवाच्य का शब्द बनाना पड़ेगा वाक्य। तो आत्मनेपद है। हाँ, तो आत्मनेपद है तो क्या प्रॉब्लम है? आत्मनेपद अगर है भी तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी जगह पर यते यते लिखा है, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया एक जैसी लिखने में आएगी। ठीक है, तो गायती से ज्यादा गायते ठीक है। गायते आएगा यहाँ, है ना? तेल नहीं आके यहाँ पर गायते ही आएगा। अगला गायत्री आएगा सर। गायती नहीं, गायते, गायते। क्योंकि वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही वो भी क्रिया रही प्रथम ना, पुरुष एक वचन ही है, आत्मनेपद नहीं। हाँ, करेक्ट। गायती हमारी परस्मैपद हो जाएगी तो वो गलत हो जाएगी, है ना? यह लगा के प्रयोग करना है, इसलिए गायते प्रयोग होगा उसका। ठीक है। आगे युवाभ्याम सुलेखः लिखितः, इसको बनाना है कर्तृवाच्य में। अभी कौन तो से वाक्य में है? सब अभी ये है कर्मवाच्य में। ठीक है। ये बनेगा अभी युवाम सुलेखम शाबाश। लिखितवन्तौ। युवाम सुलेखम सुलेखम। लिख युवाम सुलेखम लिखती, लिखती नहीं हो सकता क्या? सॉरी, लिखसी। लिखतवंतो होगा सर, लिखतवंतो होगा सर। युवाम के साथ क्या आता अब है? तो युवाम के साथ तो आएगा लिखसी। लिखसी आता है युवाम के साथ। लिखतवंतो। हाँ, लिखित, ठीक है, लिखित बन जाएगा क्योंकि युवाम आया, इन्होंने यहाँ पर लिखित करके तहसील प्रत्यय लगा दिया है, तो इन्होंने उस प्रत्यय का प्रयोग कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम युवाभ्याम को युवाम कर देंगे तो हम कोई दिक्कत नहीं है। युवाम सुलेखम लिखित, लिखित, सॉरी। तो लिखितवंतो नहीं होगा सर, क्यों? वो बहुवचन है। हाँ, बहुवचन है तो लिखितवंतो। लिखित बनते हो आप उसमें क्या कह रहे हो? जो प्रत्यय लगा के कह रहे हो, क्योंकि आप उसमें तवदु प्रत्यय लगा के कह रहे हो ना। हाँ, तब तो तवदु प्रत्यय ही प्रत्यय लगेगा। लगा के भी कह सकते हो कि यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। अगर तो नॉर्मल जैसे युवाम के साथ जो हमारा आता है सी थ, है ना? तो हम युवाम तो थ आता है ना, पठ सी पठ थ, तो लिख थ भी कर सकते हो। और अगर आप तवदु प्रत्यय लगा के कह रहे हो तो भी सही है। युवाम सुलेख, सॉरी सुलेखम लिखित वंतौ, तो वो भी चल जाएगा। शाबाश। तो फिर तो यदि हम लिखता की जगह अलिखतम लिखेंगे, अलिखतम, क्यों? क्योंकि भूतकाल की क्रिया है ना लिखितः, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। हाँ, प्रत्यय, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। वो लिखित बनता वो भी सही है। अगर उसको आप भूतकाल क्रिया न मान के सीधा अभी लिख रहे ऐसे आप लगा लो तो अलिखत भी कर सकते हो, लेकिन आपको मेन ध्यान उसमें बस विभक्तियों का रखना है और वचन का, है ना? वो चीज है। ठीक है, आगे ताह रुदंती, इसको भाववाच्य में बनाना है, तो बनेगा ता भी शाबाश। रुदन रुदंते। ताभिः रुद्यन्ते। रुद्यन्ते, है ना? रुद्यन्ते। उसका रूप रुद्यन्ते बनेगा। ठीक है, रुद्यंते, ठीक है।
अगला मोहनः कन्दुकं क्रीडति। इसको कर्तृवाच्य में बनाना है। ये तो कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य में का तो तो है ऑलरेडी ही है। है। हाँ, ये गलत है यहाँ पर, इसे कर्मवाच्य का करना है। ये कर्तृवाच्य गलत है, यहाँ कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है। मोहनेन हाँ, कन्दुकं क्रीड्यते। ठीक है, शाबाश, कंदुकम क्रीड्यते। ठीक है, आगे। अगला है छात्रैः दुग्धं पीतम्। इसको कर्तृवाच्य में बनाना है। हाँ, छात्रः दुग्धं पी पीतवान। ठीक है, तब उसी प्रत्यय में करके पीतवान चल जाएगा। तो पीतवंत नहीं है क्या? तो वो तो बहुवचन हो जाएगा ना, पीतवंत तो। छात्रों है ना सर, वैसे यहाँ पर छात्र ही है, ठीक है, हाँ, तो छात्रः आएगा। छात्र होना चाहिए, तो पीतवन रहा हो छात्रः जाएगा। दुग्धं ठीक है, क्योंकि क्रिया हमारी बहुवचन में पीतवन्तु। लगेगी ना, कर्ता बहुवचन में तो क्रिया बहुवचन में होगी, तो उस हिसाब तो से। ठीक है, पीतवंत सही है पिबंती ना? भी ठीक है क्या सर? यहाँ पे छात्रा दुग्धम पिबंती। पिबंती चल जाएगा अगर प्रत्यय नहीं लगाना है, पर पिबंती जो आप बना रहे हो ना, वो आपका बन रहा है परस्मै पद की क्रिया, और क्रिया लगती है आत्मनेपद के हिसाब से। तो मैंने आपको बताया था ना, ते अंते, तो पिबंते बन जाएगा, पिबंती नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हो नॉर्मल यूज करना, तो छात्रा दुग्धम पिबंते कर लो, और अगर आपको प्रत्यय यूज करना है तवदु प्रत्यय, तो छात्रा दुग्धम पीतवंतः, ये भी कर सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, आगे। अगला है छात्रः हसति। इसको भाववाच्य में कन्वर्ट करना है, तो बनेगा छात्रेण हस्यते। ठीक है, अगला है मम भ्राता उद्याने भ्रमति। इसको भाववाच्य में बदलना है, तो बनेगा मम भ्रात्रा उद्याने भ्रम्यते। मम भ्राता वैसे ही रहेगा क्या? नहीं, मम भ्रात्रा भ्राता, तृतीय ठीक विभक्ति है। एक वचन। हाँ, शाबाश, ठीक। मम का रूप चलते है क्या? नहीं, मम का नहीं चलता। तो मम कौन सी भक्ति है फिर, मम क्या है? षष्ठी मम है। तो मेरा है। षष्ठी एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी एक वचन। हाँ, मम भी षष्ठी भक्ति एक वचन है, बट ठीक है, मम से हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ, मम को वैसे ही रहने दो। भ्रात्रा क्योंकि कर्ता यहाँ पर है, तो उस समय तृतीय भक्ति का कर्ता भ्रात्रा। मम भ्रात्रा उद्याने भ्रमति। भ्रम्यते। हाँ सॉरी, ब्रह्मते है ना? भ्रम्यते, भ्रम्यते। अगला सैनिकः युद्ध क्षेत्रम गच्छति। इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो बनेगा सैनिकेन शाबाश। युद्ध क्षेत्रम गम्यते। क्षेत्रम होगा युद्ध कि क्षेत्र, क्षेत्र होगा? क्षेत्र होगा ना सर? क्षेत्रः। क्षेत्र है ना, सैनिकम सैनिकेन युद्ध क्षेत्रः गम्यते। वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया। अब कुछ कुछ को लोगों को समझ में आया, और कुछ कुछ लोगों के पूरा सर के ऊपर से गया है, ये बात मुझे अच्छे से पता है। लेकिन वाच्य में ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कर्ता जो भी दिया है, अगर उसको कर्तृवाच्य के अलावा किसी और वाच्य में कन्वर्ट करना है, तो उस वाक्य कर्ता का तृतीय व्यक्ति आपको पता होना चाहिए, और क्रिया को आपको लगाना है प्रथम व्यक्ति के, प्रथम पुरुष के अकॉर्डिंग। इतनी बात है, बाकी नहीं समझ आया भी ज्यादा तो कोई बात नहीं है। इतना याद रखो कि कर्ता जो आपका है कर्तृवाच्य में अगर नहीं है, सेंटेंस कैसे बनेगा? सैनिकेन युद्ध क्षेत्रे युद्ध क्षेत्र गम्यते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो बहुत इजी है, आपको ऑप्शंस फिलअप करने को दिए हैं, तो आपको जो डैश है वो फिलअप करना है। मीना जी करेंगे? मैं ट्राई करूंगी। श्योर। सह रोटिका खादती, खादती। ठीक है, छात्राया ग्रंथ पठयते। क्या बनेगा कर्ता? छात्राया। क्या ये छात्र गलत है। स्त्रीलिंग है? छात्रेण। छात्रेण। छात्र पुल्लिंग है ना, तो राम की तरह शब्द रूप चलाओ, तो आपने उसे स्त्रीलिंग समझ लिया। अगर छात्रा लिखा होता तो आपका आंसर सही होता, पर छात्र लिखा है ना, तो पुल्लिंग ही है, तो छात्र का तृतीय व्यक्ति एक वचन क्या होगा? छात्रेण, है ना, तो छात्रेण ग्रंथ पठ्यते।
मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ बहुत हाई लेवल कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, बहुत इजी एग्जाम है। हाँ, नेक्स्ट आगे। शकुंतला राजभवनम गच्छति। हाँ, शकुंतला है या ना, उसे प्रथमा व्यक्ति का कर लिया तो वो शकुंतला बन गया, ठीक है। दुष्यंतेन आखेटः क्रियते। क्रियते, ठीक है। दुष्यंतेन शाबाश, दुष्यंतेन। ओके, हाँ भाभी बोलो। गायक एक सेकंड मीनज, 1 सेकंड। यस भाभी बोलिए। भैया इसमें ना जब जितने भी कृत बच्चे हैं फिल इन द ब्लैंक्स भरना, उसमें विसर्ग जरूर आएगा। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, विसर्ग आएगा ही आएगा, विभक्ति पे डिपेंड करता है। अगर आकारांत है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि जैसे पहले वाले में भी सह था तो उसमें भी आया था। तो और विसर्ग का नीचे रूल नहीं है वो, उसमें तो आपको शब्द रूप याद होने चाहिए ना। तेन स का रूप है तो उसका प्रथम व्यक्ति एक वचन सह ही बनता है, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर बालिका की तरह कोई शब्द है तो बालिका में थोड़ी ना विसर्ग आता है। तो अगर वैसे आकारांत शब्द कोई आएगा प्रथम व्यक्ति एक वचन, तो वहां पर विसर्ग नहीं आएगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर शब्द रूप। और दूसरी बात, भवी आप एग्जाम दे रहे हो? नहीं, क्यों? क्योंकि इस आपका बार नाम नहीं है लिस्ट में। मेरे पीटीज आ रहे हैं इसलिए थोड़ी। ओके, नो इश्यूज। नेक्स्ट। गायकः गीतं गायति। ठीक है, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनूप जी। सर, अहम देव पूजयामि है, तो वो बनेगा देवम सर, और मया देव पूज्यते। ठीक है, अहम देवम, देवम। हाँ, ठीक है। तो देवम कैसे बनाया? तो एक वचन, द्वितीय एक वचन। द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है, देवम। आगे। बालक, तो बालक फलम खादितानि खादितवान, वो बनेगा वही बनेगा, फलम बालकेन फलम खादितवान। वेरी गुड। आगे। त्वं गृहं गच्छसि, त्वया गृह गाय एक मिनट, गम्यते। क्या ग्रह का क्या बोला? त्वं गृहं गच्छसि, हाँ, तो त्वया गृह गम्यते। गृह कैसे, कौन सी विभक्ति लगाई ग्रह में आपने? प्रथमा, तो प्रथमा क्या बनेगा ग्रह का? ग्रहम ही आएगा। गृहम बनेगा, गृहम बनेगा। ग्रहम ही आएगा, नपुंसकलिंग शब्द है क्योंकि ग्रह है ना। तो या ग्रहम गम्यते बने, ठीक है। सह साधुम कथितवान, और तेन साधु कथित। यूयम यूयम कथाम। सह साधु बोला, क्या बोला? साधु, सह साधे। साधु साधु एक सेकेंड। वापस अनूप जी वापस बोलिए, क्या? सह साधुम कथितवान, ठीक है। तेन साधु कथित। हाँ, फिर ये नेक्स्ट है सर, यूयम कथाम। हाँ, यूयम कथाम श्रुतवन्तः, हाँ, युष्माभिः कथा श्रुता। कथा, ओके, कथा, ओके, वेरी गुड। ये माइक किसके ऑन हो रहे हैं बार बार? मैं खुद यहाँ से करूंगा, है ना, अनम्यूट जब मुझे करना होगा, आप लोग मत करो। ओके, एक जिन लोगों के थोड़े से कैमरे ऑफ है, मैं चेक कर लूँ लोग जिंदा है कि नहीं। सारिका जी आप आंसर करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन? सारिका जी। जी भैया जी, जय जय भैया। जय जिनेन्द्र, करिए, शुरू हो जाइए। भैया कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे हाँ, पकड़ लिया। 4th क्वेश्चन, शुरुआत से। सह जलम पिबती, तेन जलम, तेन बहुवचन है तो इस वजह से हमें चेंज करना है इसमें। मुझे क्या पता क्या होता है कर्मवाच्य में, अकॉर्डिंग टू कर्म चलेगा नहीं आपका।
तो बनाओ क्रिया, कैसे बनाओगे आत्मनेपद की? विभक्ति का क्या बनेगा? पिब्यते बनेगा ना, तेन जलम पिब्यते। यह लगाना है आपको सब जगह कर्मवाच्य में, और ते लगा देना अगर एक वचन है तो। जलम एक वचन है, कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी कर्मवाच्य में, तेन जलम पिब्यते। हाँ याद आ गया हाँ थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड, शाबाश। अगला, कपोतः आकाशे उत्पत्ति। उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति तो वैसे हाँ ठीक है, चल जाएगा। उत्पयति उत्पतयति उत्पतयति बनेगा, उत्पतयति, है ना। उत्पत्ति तो उत्पत्ति अलग होता है, उत्पयति बस ते को हटा दो, उत्पयति, ठीक, उत्पत्यति ऐसा बनेगा, ठीक है। आगे, इसका सुनीता मतलब क्या होता है उत्पत्ति का? उड़ना, उड़ना मतलब आकाश में उड़ना। ये दिखाई देना, नहीं, उड़ना। दिखाई देना नहीं, नहीं, आकाश में उड़ना, उड़ना। आगे, सर एक मिनट सर, हाँ यहाँ हाँ बोलिए। उत्पत्त्यते लिखा हुआ है सर, हाँ तो पिछले उत्पत्त्यते सही रहेगा सर क्या? सही नहीं, उत्पत्ति तो लिखा है कर्मवाच्य में, ये देखो। उत्पत्त्यते, हाँ उत्पत्ति रहेगा सर, क्या रहेगा सर उसका? नहीं, उत्पत्यति, य के बाद ती लगा दो, उत्पत्यति। सौरभ जी समझ आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है ना? बहुत ऊपर से जा रहा है। हाँ बुरा होगा तो बस इनमें आप कंपैरिजन देखो कैसे लेकिन जब हम नॉर्मल धातुओं में ये चेंज करते हैं कर्मवाच्य में, तो या का आगम कर लेते हैं, और इसमें वो नॉर्मल धातु नहीं है, वो उभयपदी धातु होती है ना, तो आत्मनेपद में अलग रूप बनेंगे उनके, परस्मै में अलग। फिर यदि उत्पत्ति करते हैं, क्या कर दे? सर वो एक डाउट, यह आएगा कैसे सर? उत्पत्ति रहेगा ना सर? अरे यह पे नहीं, यहाँ, अरे यहाँ पर यह का तो फिर उत्पत्ति कर दो, कपोतः आकाश उत्पत्ति, लेकिन उत्पत्ति उसमें अर्थ सही नहीं आ रहा है, और यह का आगम मेन नहीं होता है उसमें, ते का आगम मेन होता है, ते के साथ में यह आता है, तो उत्पत्ति लगाने में वो गलत नहीं है, वो सही बात, सही अर्थ आ रहा है। और जब आप परस्मै पद में लिखोगे तो उसको उत्पत्ति ही लिखोगे, और जब उसको आत्मनेपद में लिखोगे तो उत्पत्ति ही लिखोगे, ठीक है, वो बात है। ठीक है। आगे अगला, सुनीता आभूषणं धारयति। सुनीताया धारयति, तो धार्यते हो गया उसका ना। ठीक है, सुनीतया आभूषणं धार्यते। नेता भाषणम करियते। कर्यते, करोति का क्या बनता है? क्रियते। क्रियते, सॉरी। और सह कथा, तेन कथा, अच्छा श्रुता का सह कथाम श्रुत शृणोति, शृणोति। श्रोति। तो श्रुतवती नहीं ऐसे कैसे पता चलेगा? श्रु का श्रो होता है। श्रुतवान भी तो कर सकते हैं। श्रुतवान अगर आपको प्रत्यय लगाना है तो आप तब्दु प्रत्यय में श्रुतवान लगा सकते हो, सह कथा श्रुतवान। अब क्योंकि उसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। उसमें प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय श्रुता में? ता प्रत्यय। ताप, ताप प्रत्यय। ताप नहीं, ता का आधा का ता, तह प्रत्यय, ठीक है, शाबाश। अब जैसे सारिका जी ने पूछा श्रु का श्रो कैसे हुआ, तो यही तो याद करने वाली चीज है कि श्रु का शुणोति ही बनता है, जब आप उसको लट लकार में उसको रूप चलाते हो ना परस्मै पद में, तो शुणोति की तरह उसको रूप चलेंगे। और अगर आपको तब्दु प्रत्यय लगाना है, क्योंकि यहाँ पर त प्रत्यय लगा है, तो श्रुतवान भी लगा सकते हो, सह कथाम श्रुतवान, दोनों सही है। आगे आगे आगे, श्रमिकेण कार्यम, श्रमिकेण कार्यम कार्यम कृता, कृता। कृता, कृतवान का अगर आपको यहाँ पर लगाना है तो त प्रत्यय का यूज करके कर्मवाच्य में कृता हो जाएगा। तो कृतम नहीं होगा, वो तो स्त्रीलिंग के लिए आता है। हाँ, कार्यम के अकॉर्डिंग कृतम हो जाएगा, सॉरी करेक्ट, कार्यम के अकॉर्डिंग कृतम हो जाएगा, सॉरी वहां पे कथा था, यहाँ पर कार्यम है तो कृतम।
आगे। पुत्रः मात्रम पूजिते, पूजिता, तो यहीं लिखा हुआ है तो हाँ, यहाँ पे तो नॉर्मल बना, वो कैसे बनेगा पूजिता का, अगर नॉर्मल धातु बनाना होता क्या पूजति, पूजती। पूजयति। ठीक है, नहीं नहीं, पूजयति क्यों होगा? पूजितवान। अगर हाँ तवितु प्रत्यय लगा रहे तो पूजितवान लगा दो, और ठीक है तवितु प्रत्यय लगाओगे तो पूजितवान भी चलेगा। तो पूजति, पूजता, पूज्य, वैसे पूजयति भी सही है, पूजयति भी गलत नहीं है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे लास्ट। त्वया आचार्यः हाँ, त्वया आचार्यः आद्र आदृतः। आदृत्य आदृत बस इसे याद रखो ना, अगर आदृतः यहाँ पर कर्तृवाच्य में, नहीं नहीं, कर्तृवाच्य में हम तब्दु प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, तो कर्मवाच्य में तब्दु प्रत्यय को कन्वर्ट करने के लिए हम तब प्रत्यय लगा रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आचार्य है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आदृत बन जाएगा। आचार्य होता तो आदृता बन जाता। ठीक है, ऐसे ओके। बोलो। सर एक डाउट है सर। एक सेकेंड, पहले भवी ने हाथ उठाया इसलिए बोलो भवी। भैया इसका आदृतवान का मतलब क्या होता है? बताओ, अभी आप बताओ, तब्दु प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग होता है? पता तब्दु नहीं। भूतकालिक अर्थ में, किस अर्थ में प्रयोग होता है तब्दु प्रत्यय? भूतकालिक अर्थ में। भूतकाल मतलब जो कार्य हो चुका है, तो तुम्हें आचार्य को आदर करना चाहिए था, या तुम आचार्य का आदर आदर किया। कर चुका हूँ। हाँ, ठीक। चुका हूं नहीं आएगा, क्योंकि तुम आ गया ना, तुम मतलब तुम, तो तुम आचार्य, तो तुम अर्थ में हमें वाक्य बनाना पड़ेगा हूँ कि नहीं हाँ, आएगा। ठीक है। हूं नहीं आएगा ना, तुम्हें आचार्य का आदर करना था, या तुमने आचार्य का आदर किया, उस अर्थ में आ जाएगा। तो अनुज जी एक कुछ और कह रहे थे, हाँ बोलिए। सर, वो 5th क्वेश्चन है सर, सह कथाम श्रुतवती भी आ सकता है ना सर, स्त्रीलिंगी में हाँ जैसे? हाँ, श्रुतवती क्यों आएगा, लेकिन कर्तृवाच्य में तो कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगा ना, कर्ता पुल्लिंग है, तो श्रुतवती क्यों आएगा, श्रुतवतः आएगा ना। ठीक है, वैसा। ओके, चलिए भैया अगला। तो हाँ हाँ, श्रुतवान बोलिए। होगा ना फिर श्रुतवता की जगह। हाँ, तब्दु प्रत्यय में श्रुतवान होगा, तब्दु प्रत्यय का भैया प्रयोग करेंगे, श्रुतवान। बोलिए बोलिए भैया बोलिए। एक प्रॉब्लम थी। एक्चुअली वाइवा वाले दिन ना हमारे यहाँ पे पास में पंचकल्याणक हो रहे हैं, तो तो मेरी बेटी वहाँ हाँ पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसलिए हाँ ना वाइवा वाले दिन, तो क्या मेरा वाइवा थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक है, है, थैंक हाँ, चलिए ये करना है। कितने लोगों को वाच्य आते हैं, जरा हैंड रेस करो, बस कितने लोगों को वाच्य आता है, सिर्फ हैंड रेस करना। थोड़ा बहुत भी आता हो तो भी चलेगा, बिल्कुल नहीं आता वो हैंड रेस मत करना। जो क्लास में नहीं आए थे उनकी गारंटी मेरी नहीं है, जो क्लास में आए थे लेकिन उनको समझ नहीं आया तो फिर ठीक है, वो देखते हैं। हाँ, पूनम जी आप करोगे 5th क्वेश्चन? अच्छा, आपको तो आता है, मत करो। चलो, पर एक बार वीकेंड वालों को भी देना चाहिए मौका, तो पूनम जी करिए 5th क्वेश्चन आंसर कीजिए। अब जिनको नहीं आता है सबसे पहले वो लोग जाके लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे वाच्य की, मैंने इक्वेशंस बनवाई थी, वो इक्वेशंस आपको पता होंगे तो आप कर लोगे। बोलिए पूनम जी। फिफ्थ सर, फिफ्थ वाला। हाँ, टेक द करेक्ट ऑप्शन। अधोलिखितानां कथनानाम् उत्तरे त्रयः विकल्पाः दत्ताः। शुद्ध विकल्पस्य समक्षे इति कुरुतः। हाँ, आपको पता है मैंने क्यों पूछा अभी किस किस को नहीं आता, क्योंकि 5th क्वेश्चन रिवीजन करा रहे हैं आपके, किसका, वाच्य का, पूरे टॉपिक का। ठीक है, कर्तृ वाच्य क्या है, कर्म वाच्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है किस वाच्य में कर्ता की विभक्ति का होता है, कर्म की विभक्ति का होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये रिवीजन करा रहे हैं 5th क्वेश्चन आपका। हाँ, पढ़िए। कर्तृवाच्यस्य कर्तृविभक्तिः भवति। क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? कर्तृवाच्य में कौन हाँ सी विभक्ति लगती है? ये हाँ, बीच में कर्तृवाच्य कर्तरी के जो भी में लगता है। कर्ता, कर्ता, कर्तृवाच्य के कर्ता में एक विभक्ति लगती है या विभक्ति होती है, कौन सी?
प्रथमा। प्रथमा ही होती है सही। हाँ प्रथमा मतलब कि कर्मवाच्य में तृतीया करेंगे हम। हाँ, है ना। क्वेश्चन किसके बारे में? कर्तृवाच्य में। तो उसका तो सर यहाँ अगला, पे कर्तरी मतलब कर्ता। कर्ता 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 के रूप चलते हैं ना इस प्रकार, इसलिए ऐसा लिखा है कर्तरी। कर्तरी कर्तरी में कौन सी विभक्ति वाचस्य है? एक सेकंड, सप्तमी कर्तरी विभक्ति एक वचन। सप्तमी, वेरी गुड। प्रथमा विकारांश शब्द। विकार। हाँ बोलिए आगे। कर्तरी वाच्यस्य कर्मणि विभक्ति ही भवति क्या द्वितीया। अर्थ क्या है सेंटेंस का? कर्तरी वाच्य में कर्म की विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय। तो अब जिनको नहीं समझ में आया ना वाच्य, वो ऐसे लिखो, कर्तृवाच्य कर्म इक्वल्स टू प्रथमा विभक्ति, सॉरी कर्ता इक्वल्स टू प्रथमा विभक्ति, कर्म इज इक्वल्स टू द्वितीय विभक्ति, ठीक है, और क्रिया इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू कर्ता। ये आपका कर्तृवाच्य का टॉपिक पूरा हो गया। अब जिनको लिखना था उन्होंने लिख लिया, और जिनको जो समझदार है था उन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। आगे, कर्मवाच्यस्य कर्तरी विभक्ति भवति क्या तृतीया। मतलब है? सेंटेंस का मतलब क्या है? कर्मवाच्य में कर्ता की विभक्ति क्या होती है? तो अब आप लिखो कर्मवाची इक्वल्स टू कर्ता इज इक्वल्स टू तृतीय विभक्ति, ठीक है। आगे, कर्मवाच्यस्य कर्मणि विभक्ति भवति। कर्मवाच्य में कर्म किस विभक्ति में होता है? प्रथमा में। हाँ शाबाश, प्रथमा। तो आप लिखो भाव कर्मवाची इज इक्वल्स टू कर्ता इक्वल्स टू तृतीया, कर्म इक्वल्स टू प्रथमा। आगे, भाववाच्यस्य कर्तरी विभक्ति ही भवति। भाववाच्य में कर्ता किस विभक्ति का होता है? तृतीया। किस विभक्ति का होता है? तृतीया। तृतीया का। ठीक है, भाववाच्य में कर्ता इज इक्वल्स टू तृतीया, और क्रिया इज इक्वल्स टू प्रथम पुरुष एक वचन, फिर चाहे कोई भी कंडीशन हो, और कर्मवाच्य में क्रिया अकॉर्डिंग टू कर्म। बस खत्म हो गया आपका वाच्य, ठीक है। ओके, पहले नफ। अब कहाँ है अभिलाषा जी? वो दिख नहीं रही है ना क्लास में, मुझे दिख नहीं रही, पता है, मुझे लाइव बंद करवाना था। ओके, नो प्रॉब्लम।